ग्लोबल मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे के लिए हमारे पास ग्लोबल क्लूज़ क्या है और आपके सवाल जवाबों का भी हम डिस्कशन करेंगे। जो आपने सवाल कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़े हैं उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले यूएस मार्केट कैसे रहे। यूएस मार्केट कल पूरा दिन मतलब पूरी रात वहाँ के हिसाब से दिन में पूरा दिन एक प्रकार से रेंज बाउंड या कहें कि वॉलेटाइल रहे कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव। कभी ऐसा लग रहा है कि 300 पॉइंट नैस्डैक तेज हो रहा है, कभी ऐसा लग रहा है 200 पॉइंट नैस्डैक कमज़ोर हो रहा है। ये सिंपल सी बात है। या ऐसा होता है जब एक बड़ी गिरावट होती है उसके बाद में जो उनका विक्स है वो 24 के पार है और यूएस के अंदर विक्स जब 20 के पार होता है वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होता है। बाजार कभी भी किसी भी साइड फट सकता है अगर 20 के पार अगर आपका विक्स है। हमारा यहाँ पर 13-14 होता है तो हम नाचने लग जाते हैं, वहाँ पे 20 का है तो डैट इज़ उनका कंफर्ट लेवल 20 के ऊपर है। और 20 के ऊपर एक्चुअली वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह यूएस मार्केट है। और जो कल डाटा आए हैं मैं आपको दो डाटा डिस्कस करता हूँ कल एक्चुअली में। एक तो वहाँ का जीडीपी बहुत ही बढ़िया 3.1% के ऊपर वो ग्रो कर रहे हैं, ये एकदम बढ़िया नंबर है उनके लिए। और दूसरा वहाँ के जॉबलेस क्लेम जो नहीं जानते उनको समझा देता हूँ। जॉबलेस क्लेम का मतलब होता है हर हफ्ते वहाँ के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर लोग वो जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, आप हमें भत्ता दीजिए। तो करीबन $800 शायद तक दिए जाते हैं पर वीक के उनको उनकी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। उसका नंबर कम हुआ है। अब आप समझिए अगर किसी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ऊपर है और उनका जॉबलेस क्लेम नीचे है, जॉबलेस क्लेम नीचे होने का मतलब क्या हो गया कि लोग जो एप्लीकेशन दे रहे हैं भत्ते के लिए उनको भत्ता लेने वाले लोग कम हो रहे हैं, मतलब उनको काम मिल रहा है। इसी वजह से देखिए डॉलर इंडेक्स 108 के पार हो गया, बॉन्ड यील्ड 4.5 के पार हो गई। तो एक सिंपल इंडिकेशन मिल रहा है कि यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अब तो ये बातें होने लग रही हैं कि 2027 तक 2% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आएगा। और अगले साल बैंक ऑफ अमेरिका बोल रहा है कि 2 बार रेट कट होगा। कई लोग बोल रहे हैं कि रेट कट होगा ही नहीं। अगर रेट कट नहीं होगा तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा हैमर करेगा इक्विटीज़ को प्लस क्रिप्टोस को। क्रिप्टोस में आप देख लीजिए अंधाधुंध सेलिंग हो रही है, 10-15% क्रिप्टोस टूट रहे हैं। इसका सिंपल सा कारण है कि रेट कट सस्ता पैसा नहीं है। सस्ता पैसा नहीं है तो मनी चेज नहीं करेगी। दूसरा चीज़, कल बैंक ऑफ जापान की मीटिंग हुई। अब बैंक ऑफ जापान के सेंट्रल बैंकर ने कहा कि अभी रेट कट करना जरूरी नहीं है, हर मीटिंग में रेट हाइक करना जरूरी नहीं है, हर मीटिंग में रेट हाइक करें ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। जैसा उन्होंने ये कहा वैसे ही डॉलर टू येन की इक्वेशन बिगड़ गई। डॉलर टू येन ऐसे कमज़ोर हो रहा था बट उनके ये कहते ही क्या हुआ कि डॉलर येन 158 के आसपास आना शुरू कर दिया। अब 158 या 157 का लेवल क्या है डॉलर के लिए? जुलाई का हाई जो है वो 157.60 समथिंग का है, वहाँ पर ये पहुँच गया। मतलब जितने भी रेट हाइक किए थे वो भी नलीफाई हो गए। तो अब सेंट्रल बैंकर को अब कल तो उन्होंने बोल तो दिया, अब उनकी इक्वेशन बिगड़ गई। या तो वो आए और इमरजेंसी रेट हाइक करें, अदरवाइज़ ये 160 के भी पार चला जाएगा। और येन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिनका पैसा जापान में है उनका पैसा वहाँ पर रहते हुए डीवैल्यू हो रहा है। समझिए अगर आपके पास वहाँ पर 1 करोड़ रुपया है, अगर डॉलर टू येन दिन का 1% डीवैल्यूड हो रहा है, मतलब एक हफ्ते में या एक महीने में 1% डीवैल्यू हुआ तो आपके जो 1 करोड़ रुपया पड़ा है उसकी वैल्यू 1% कम हो गई। तो उनका पैसा पिछले 3-4 सालों में जिनका पैसा जापान में था वो ऑलरेडी डीवैल्यूड हो चुका है। तो ये एक समस्या हो गई वहाँ के लिए। तो सिचुएशन अगर देखें ग्लोबल मार्केट की तो एकदम ट्रिकी है। आज की सुबह के फ्यूचर मैंने खोल के देखे तो वापस वो नेगेटिव वापस चालू हो गए, गिरने स्टार्ट हो गए। और एक्चुअली में थमेंगे नहीं, अभी ये कहाँ थमेंगे किसी को नहीं पता। लेकिन यूएस में एक्चुअली में वो इतने स्ट्रांग है, यूएस इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि
उनके लिए किसी भी चीज़ को पचाना आसान है। अब अगर समझिए वहाँ की यील्ड हो गई 4.56 हो गई। अब कोई बंदे को पैसा लगाना है तो वो दूसरी कंट्रीज़ में क्यों लगाएगा, करेंसी रिस्क को लेते हुए, अदरवाइज़ वो खुद की कंट्री के सेफ बॉन्ड्स ही लेगा। तो अगर वो खुद की कंट्री के ट्रेजरी बॉन्ड भी लेगा तो 4.5 तो उसको मिल ही रहा है भाई। सोवियन बॉन्ड लेगा यूएस के अगर, तो 4.56% तो उसको बॉन्ड यील्ड मिल रही है 10 साल में, तो वो क्यों बाहर लगाएगा पैसा, क्योंकि 4.5% इज़ अ गुड रिटर्न। हमारे यहाँ पर लोगों को पैसा एक दिन में डबल चाहिए, दुनिया भर में पैसा लोगों को एक दिन में डबल नहीं चाहिए, क्योंकि पेंशन फंड्स, हेज फंड्स 4.5 उनके लिए बहुत होता है। तो ये एक चीज़ समझने वाली है। तो ग्लोबल मार्केट्स एकदम नेगेटिव है, ये बात मान के चलिए, और उसका प्रेशर हमारे मार्केट्स में रहेगा। प्लस कल एक चीज़ अच्छी हुई है, एक्सचेंजर के रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही बढ़िया आए हैं। एक्सचेंजर ने अपने गाइडेंस भी इंक्रीज़ की है, प्लस उन्होंने Q2 का भी गाइडेंस इंक्रीज़ किया है वहाँ के हिसाब से। तो एक्सचेंजर का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है, डिविडेंड भी $1.48 दिया है, तो एक्सचेंजर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। उससे होगा क्या, यहाँ पे आईटी में फर्स्ट हाफ में तेज़ी रह सकती है, स्टार्टिंग इफेक्ट बढ़िया रहेगा, बाद में क्या होता है वो देखना पड़ेगा। मतलब आपको देखना किसको है, ओरेकल को, उसके बाद में आपका कोफोर्ज को, प्रिसिस्टेंट को, एल्टेन, माइंट्री को, इन्फोसिस को, विप्रो को, टीसीएस को, इन शेयर्स के अंदर, और जहाँ पे एआई ऑटोमेशन ज़्यादा है उन शेयर्स में तेज़ी रह सकती है आज, क्योंकि एक्सचेंजर के रिजल्ट अच्छे हैं। एक्सचेंजर ने बढ़िया रिजल्ट पोस्ट किए हैं, उनकी गाइडेंस भी इम्प्रूव हुई है, इसलिए नैस्डैक इतना टूटा नहीं, लेकिन स्मॉल कैप्स वहाँ पे भी टूट रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, और डॉलर इंडेक्स कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब लेते हैं सवाल जवाब का। अब पहला सवाल आया है द टॉय ब्लॉक का, मार्केट कब बुलिश होंगे। देखिए बाज़ार बुलिश ही हैं, आप समझिए जो आपके पास जो माल है उसका भाव गिर रहा है। हम गिरे कितने हैं, 26,000 से हम 24,000 ही हैं, करीबन 10% टूटे हैं। आपके स्टॉक ज़्यादा टूट गए, क्यों, इससे ज़्यादा बीटा आपका ज़्यादा था, लोगों के स्टॉक का बीटा ज़्यादा था, और बीटा अगर ज़्यादा होता है तो बाज़ार थोड़े टूटते हैं, आपके स्टॉक ज़्यादा टूट जाते हैं। अब आते हैं कब अगर ये तेज़ी आएगी। सिंपल सी बात है, जब तक 25,000 के ऊपर बाज़ार नहीं जाता है डिसाइसिवली, तब तक बाज़ार का जो सेंटेंस है वो म्यूटेड ही रहेगा, बाज़ार नीचे की तरफ ही धीरे धीरे जाता जाएगा। और पहला जो हमारा सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है, वो 3 जून का हाई है। 3 जून का हाई कौन सा है, मैं आपको याद दिलवा दूँ, 3 जून को एग्जिट पोल आए थे, उस दिन हाई जो मारा था वो हमारा बेस है। अगर वो टूटता है तो बाज़ार में मंदी फिर बढ़ेगी, क्योंकि अभी देखिए सबके स्टॉप लॉसेस, सबके सब कुछ 4 जून के हाई पर प्लेस है, और जैसे ही बाज़ार 3 जून के हाई पर प्लेस है, 3 जून का हाई कटेगा तो मान लीजिए बाज़ार में पेन बढ़ सकता है, और उस समय जो पेन बढ़ेगा वो आपके पोर्टफोलियो को भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। स्टॉक्स में हमेशा बोलता हूँ हाई वैल्यूएशन स्टॉक से दूर रहिए, कहीं कोई बात समझ नहीं आती उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इस थोड़ा चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला स्टॉक, अगला क्वेश्चन उनका ही है पीवीआर पर। अब पीवीआर में क्या हो रहा है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बाइंग सेलिंग की मैं राय नहीं दे रहा हूँ। पीवीआर में दिक्कत क्या हो रही है, मूवीज़ अच्छी नहीं आ रही, बैक टू बैक मूवीज़ चाहिए पीवीआर को चलाने। देखिए पीवीआर एक ऐसा स्टॉक है जो बढ़ता है तो बहुत तेज़ बढ़ता है, गिरता है तो बहुत तेज़ गिरता है, मतलब कि इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब ये एक प्रकार से एक रोलर कोस्टर वाला सिस्टम है। यहाँ पर आपने तेज़ी में लिया, आपको तेज़ी में ही निकलना पड़ेगा, आपने मंदी में लिया तो मंदी में आपको लेवल्स नीचे के देखने पड़ेंगे। अब पीवीआर में दिक्कत क्या है, पूरे साल, इस साल कोई बढ़िया मूवी नहीं आई। पुष्पा 2 के अंदर और स्त्री के अंदर, स्त्री शायद तक आई थी, उसका अच्छा कलेक्शन था, और आपका क्या बोलते हैं पुष्पा का शायद 1500 करोड़ के आसपास का कलेक्शन है। तो मूवीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई कि पीवीआर बढ़ सके, क्योंकि पीवीआर देखिए अल्टीमेटली मूवीज़ आनी पड़ेंगी। अब 2025 में अगर मूवीज़ अच्छी आएंगी तो पीवीआर चलेगा, लेकिन
पीवीआर कुछ, क्योंकि देखिए टिकट साइज महंगा है, पीवीआर टिकट से कमाता सो कमाता है, पीवीआर का फूड कोर्ट में ज़्यादा कमाई है, फूड बिजनेस में ज़्यादा कमाई है। तो लोग जब आएंगे तो वो खर्चा करेंगे। और एक्चुअली में एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है, आप इस बात को ऐसे समझिए, एचयूएल की सेल्स कम है, एचयूएल ने कह दिया ग्रोथ नहीं है, कोलगेट टूट रहा है, नेस्ले टूट रहा है, अगर एफएमसीजी ग्रुप टूट रहा है ना, तो पीवीआर के लिए बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। डिस्पोजेबल इनकम इसलिए नहीं है, मैं आपको उसका सिंपल कारण बताता हूँ। अभी गई थी 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर को क्या था, एडवांस टैक्स की डेट थी। एडवांस टैक्स की डेट थी, तो मतलब जिनको लगता है कि उनका इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर हो जाएगा, मैं आपको इनकम टैक्स का रूल बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, जिनका इनकम टैक्स साल के अंदर 10,000 से ऊपर हो जा सकता है, उनको अपना टैक्स एडवांस में जमा कराना होगा। अब 15 दिसंबर को हुआ क्या, पहली बात सैलरी एम्प्लॉयज़ का तो टीडीएस कट जाता है, उनके लिए ज़्यादा कोई हेडेक वाली बात नहीं है। बट स्टॉक मार्केट वालों के लिए क्या हुआ कि पहले 1 फरवरी को जब रिजल्ट आया था, बजट आया था, बजट में उस टाइम तो कह दिया गया कि हम 15% से जब 20% एसटीसीजी किया कि हम भर देंगे, हम भर देंगे, हम भर देंगे, लोगों ने बहुत, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे इम्पल्सिव सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, उस समय चीज़ें अलग हो जाती है, उस समय लोग भावना बह जाते हैं, और लोगों ने विरोध नहीं किया इस चीज़ का, अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या हुआ कि जब बजट के अंदर टैक्स बढ़ाए गए तब लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, लोगों ने बल्कि ये कहा कि कमाएंगे तो भर देंगे, कमाएंगे तो भर देंगे, ठीक है। 15% से एसटीजी बढ़ाकर, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, आपका 20% कर दिया गया। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म भी बढ़ाया गया और उसमें आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हटा दिए गए, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब जब ये 15% से 20% किया गया, तब लोगों ने जश्न मनाया कि कोई बात नहीं, कमाएंगे तो भर देंगे, कमाएंगे तो भर देंगे, क्योंकि उस समय उनका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा था। अब हुआ क्या, 15 दिसंबर आई, ठीक है, 15 दिसंबर तक आपको 75% टैक्स जमा कराना पड़ता है, जितने आपके रियलाइज्ड गेन है और आपको लगता है फ्यूचर में ये गेन सस्टेन करेंगे, उनका जमा कराना पड़ता है, नहीं तो आप पर 1% का आउटस्टैंडिंग टैक्स का ब्याज लगता है पर मंथ का। अब उस समय तो बोल दिया भर देंगे भर देंगे, जब भरने की बारी है ना 20% टैक्स, लोगों की कमर टूट गई। आप इसको इस तरह समझिए, अगर किसी ने अप्रैल से लेकर 15 दिसंबर तक 5 लाख रुपए बाजार से कमाए हैं, उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा, 20% या 10 लाख मान लीजिए, 1 तारीख से 1 अप्रैल से लेकर 15-14 दिसंबर तक किसी ने अगर 10 लाख रुपए कमाए हैं, उसको टैक्स भरना पड़ेगा 2 लाख रुपया, जो कि पहले भरना पड़ता था 1.5 लाख रुपया। अब आप कहेंगे 50,000 क्या है, 50,000 में क्या बड़ी बात है, लेकिन 50,000 का अमाउंट बड़ा है। आप समझिए, ये 50,000 डिस्पोजेबल इनकम में काम आती लोगों के, 50,000 का खर्चा करते लोग, ये 50,000 खर्चा कहाँ किया जाता, लग्जरी के अंदर, फिल्म देखते या अम्यूजमेंट पार्क जाते या मान लीजिए कहीं पर, वो खर्चा, क्योंकि देखिए पीवीआर में कोई ऐसा इंसान तो जाएगा नहीं, समझिए, जिसकी इनकम लो है। पीवीआर में वही जाएंगे जिनकी इनकम एक सैलरी ग्रुप एक लेवल से ज़्यादा की है, क्योंकि 500 रुपये का टिकट, 300 रुपये का टिकट या 200 रुपये टिकट, अंदर मान लीजिए कि पानी की बोतल 50 रुपये की या 30 रुपये की, यहाँ का समोसा मान लीजिए 50 रुपये का, हर कोई अफोर्ड नहीं करता। पीवीआर में वही लोग जाएंगे जो एक क्लास के अंदर है, मतलब एक हाई लेवल इनकम के अंदर, वही लोग पीवीआर में जाते हैं। एक सिंपल सी बात है कि बुरा है लेकिन सत्य है, हर कोई पीवीआर आइनॉक्स में नहीं जाता, इस बात को समझनी पड़ेगी। अब हुआ क्या, जिसको 1.5 लाख रुपये टैक्स भरना था, उसको अब टैक्स भरना पड़ेगा कितना, 2 लाख रुपए। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, इसलिए बाजार भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि और ये सारी कंपनीज नहीं चल रही, क्योंकि आपने उनके ऊपर 15% की जगह 20% टैक्स लगा दिया। कोई बात नहीं कर रहा है इसकी, लेकिन हकीकत में हमारी इकोनॉमी को पैरालाइज करने के अंदर ये टैक्स सिस्टम भी है कि आप 15% टैक्स ले रहे थे पहले, अब आप टैक्स ले रहे हैं 20%, 5% आपने टैक्स बढ़ा दिया। 5% एक छोटा अमाउंट नहीं होता किसी डेवलपिंग इकोनॉमी में। आप इसको 10% करते, लोगों के हाथ में इनकम लोगों के हाथ में पैसा आता, उसको खर्च करते, वो पैसा आपके पास ही पहुंचता। अब आपने क्या किया,
15% या 20% टैक्स लगा दिया। अगर किसी का इनकम 10 लाख रुपए बन रहा था, 10 लाख पे टैक्स बन रहा था उसको, वो कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ मैं, अब उसको 1.5 लाख भर रहा था, अब उसको भरना कितना पड़ेगा? 20 लाख। 2 लाख रुपया 50,000 गया, और वो 50,000 का क्या करेगा? अपने ये खर्चे काटेगा। इसी वजह से टैक्स सिस्टम की वजह से, इतने जीएसटी हाई होने की वजह से हमारे ये एफएमसीजी के अंदर ग्रोथ नहीं आ रही। हमारा एशियन पेंट टूट रहा है। अब एशियन पेंट का सवाल पूछा एशियन पेंट क्यों टूट रहा है? सिंपल सी बात है, एशियन पेंट का टूटने का सिंपल कारण है, एक तो कंपटीटर है। कंपटीटर को एशियन पेंट हमेशा से झेलता हो। लोग बोलते हैं कंपटीशन है, अरे कंपटीशन एशियन पेंट 30 सालों से झेल रहा है भाई। जहाँ से जब से लिस्ट हुआ, जब से ये काम कर रहा है, तब से झेल रहा है। कंपटीशन का ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर। कंपटीशन तो बाजार में आप रहोगे तो आपको कंपटीशन तो मिलेगा, कंपटीटर्स से मिलेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनके लिए समस्या ये हो गई कि लोग अब पेंट करवाना छोड़ रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में नहीं जा रहे। इसका हाँ ठीक है, कोई एक 100 करोड़ का बिक गया, लेकिन अदरवाइज तो इकोनॉमी वही है ना हमारी। तो डिस्पोजेबल इनकम की कमी है हमारे सिस्टम में। जब तक ये डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ेगी, एक टाइम के लिए आप बाजार को शूट करवा सकते हैं, एंड ऑफ द डे लोगों के हाथ में पैसा चाहिए। और लोगों के हाथ में कैसे पैसा आएगा? अब ये प्रॉब्लम भी क्या है कि गवर्नमेंट को अपनी स्कीम चलानी पड़ती है। जैसे एक स्कीम आपको पता होगी, जो लोग देख रहे होंगे, लाडली बहना, जिसमें शायद 1500 या 2000 रुपये दिए जाते हैं लेडीज़ को। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि बाजार से तो पैसा, बाजार वाले तो वोट वगैरह देंगे नहीं, लाडली बहना के अंदर 1500 रुपया खाते में डालते रहो और डायरेक्ट कैश बेनिफिट देते रहो। अब वो पैसा वहाँ से निकलेगा, कहीं से तो कवर करेंगे, यहाँ से कवर किया जाएगा। और एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, इन्होंने ये टैक्स लगाकर एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मार दिया। अगर ये टैक्स सिस्टम 10% होता ना, इनको हर समय टैक्स मिलता रहता और आने वाले 10 सालों तक बढ़िया टैक्स कलेक्शन होता रहता। अब देख लीजिए ना आप, 1 फरवरी को क्या था बाजार, स्टॉक्स क्या थे, और आज स्टॉक्स क्या हैं। और मार्च में और स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मार्च में वापस लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि एक सोने देने वाली मुर्गी को टैक्स बढ़ाकर मार दिया गया। अब 20% टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल। कोई लोग बोल देंगे अमेरिका के अंदर इतना, अरे भाई हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमिक कंजम्पशन बेस है, हमें खर्चा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, अब कई लोग बोलते हैं गवर्नमेंट पे बर्डन आ जाएगा, गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेट, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स नीचे हमारे, कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट दिया जा रहा है, पब्लिक पर थोपा जा रहा है। अब कॉर्पोरेट्स को कॉर्पोरेट टैक्स जब तक आप इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका रिवर्स हो सकता था, कॉर्पोरेट पर टैक्स लगा दीजिए, थोड़ा 2-4% का कॉर्पोरेट टैक्स आप बढ़ाते ना, आपका रिकवरी हो जाता, और उतना टैक्स आप सैलरी एम्प्लॉय का कम कर दीजिए, सैलरीड पर्सन का, लो बिजनेसमैन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम कर देते, तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आती। क्योंकि अल्टीमेटली टॉप बिजनेस हाउस कितने हैं, 10%, बाकी पब्लिक कितनी है, 90%। आप 90% को बेनिफिट दीजिए ना। आप कॉर्पोरेट टैक्स अगर 2%, 5% बढ़ा भी देते तो कॉर्पोरेट्स को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। 5% अगर वहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा आ जाता ना, तो यहाँ पे ये स्लैब जो 2.5 लाख की है, वो आपकी 5 लाख पे पहुँच जाती। आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो 20% पर है, वो 12.5% पर आ जाता। बट गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट दिया और पब्लिक को थोड़ा सा नुकसान दिया। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये सत्य है। आप देख लीजिए ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट जंप करते जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट जंप करते जा रहे हैं। क्यों? टैक्स कम है कॉर्पोरेट्स के ऊपर। ये यूएस को फॉलो कर रहे हैं, ट्रंप ने वहाँ पे टैक्स कम किए, हमारे यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने टैक्स कम कर दिए। उस समय बहुत बधाई हुई, उसी वजह से बाजार भी चले हैं। देखिए सिंपल सी बात है, बाजार भी चले हैं, लोगों का स्टॉक मार्केट वेल्थ बना, लेकिन जो सैलरी एम्प्लॉयड है वो बेचारा फंस गया, उसको राहत नहीं मिली। प्रॉब्लम ये हो गई, उसको राहत नहीं मिली क्योंकि उसका पैसा खाया जा रहा है। ये एक सत्य बात है, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से इंडिया के अंदर जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है
या जो अपर मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो सैलरी एम्प्लॉयड है, जिसकी सैलरी ज़्यादा है या जिसकी सैलरी कम है, 10 लाख से ऊपर वाले सैलरी वालों की बात कर रहा हूँ, उनको एक तरह से पनिश किया जा रहा है यहाँ पर कि हम कॉर्पोरेट टैक्स तो कम करें, आपके बॉसेस के टैक्स तो हमने कम कर, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे वो तो क्लेम कर लेगा, वो खर्चे क्लेम कर लेगा। देखिए सब तरह के मैनिपुलेशन होते हैं बुक्स के अंदर, हर तरह का मैनिपुलेशन होता है। आप ये मत सोचिए कि बुक्स के अंदर मैनिपुलेशन नहीं होता, बुक्स में एवरी मैनिपुलेशन इज पॉसिबल, हर तरह का मैनिपुलेशन पॉसिबल है। डेटर्स से लेकर क्रेडिटर तक, असेट्स से लेकर लायबिलिटी तक, P&L के सेल्स से लेकर नेट प्रॉफिट तक हर प्रकार का मैनिपुलेशन किया जा सकता है, लेकिन सैलरी एम्प्लॉयड नहीं कर सकता। वो पैक है एकदम, उसको 80C के नाम पर 1.5 लाख में मिलते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, बाज़ार थोड़े से कॉशियस रहिए, बाज़ार अभी ट्रिकी है। आप डॉलर येन की इक्वेशन को देखते रहिएगा और डॉलर इंडेक्स को देखते रहिएगा, ये पेन करेंगे और हमारे लिए समस्या बढ़ती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।